वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मैं हेल्प करने का ट्राई कर रहा हूँ। वही लास्ट वीडियो मैंने 3-4 अपलोड किया, इकोनॉमिक्स के 2 अपलोड किए, वो आप ज़रूर देखें नेक्स्ट पेपर के लिए। बट उससे पहले आप बुक कीपिंग का देखें, क्योंकि इकोनॉमिक्स का लास्ट पेपर है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी हमारा लास्ट सेकंड पेपर है। ठीक है? तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के लिए मैं लेके आया हूँ मार्च 2023 का पेपर, क्वेश्चन पेपर बोर्ड का। जो पेपर आया था क्वेश्चन पेपर बोर्ड में, वो वाला पेपर मैं लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है? कितने मार्क्स के लिए? 80 मार्क्स के लिए। यहाँ पे 10 मार्च को हुआ था 2023 में पेपर। तो पीडीएफ ही लेके आया हूँ। पहले हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न क्या क्या आता है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर रहता है। 80 मार्क्स के पेपर में क्या क्या हमें देखने मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे। कौन कौन से 4 क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी, सी और डी। और ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब करना क्या है? कंपलसरी है। कोई ऑप्शन नहीं ऑब्जेक्टिव में। जितने हमको मिलने वाले हैं सब हमको करना है। कोई ऑप्शन नहीं मिलता ऑब्जेक्टिव में, आप याद रखो। ठीक है? अकाउंट्स के। तो पहला हमें क्या देखने मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। उससे पहले एक बार पेपर पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या आता है। ओके, फिर उसके बाद चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसके अंदर मैंने जैसे बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी रहेगा तुम्हारा। ए है, बी है और सी और डी। टोटल 20 मार्क्स रहेगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें ऑप्शन मिलने वाला है। आप सबको क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन मिलेगा। किसका ऑप्शन मिलेगा? कोई भी 2 क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। पहला देखो क्वेश्चन दिया है, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा एडमिटेड सचिन लिखा है, तो ये तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसके ऑप्शन में क्या दिया है? तो यहाँ पे लिखा और। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, उसमें से एक ही अटेंड करना है। तो उसके ऑप्शन में एक तुमको क्वेश्चन और मिलेगा। किसका है? रिटायरमेंट का। क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन है, या फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ जाएगा तुमको। तो रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो ऑप्शन रहेगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन दिया है, डिसोल्यूशन का दिया है। इसके ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन है? एक तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजेश। ठीक है ना? यहाँ पे राजेश ने गुड्स बेचा है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का समय है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को। पहला समय क्या? शेयर्स का। फिर उसके ऑप्शन में एक तुमको वो क्वेश्चन दिया है। कौन सा क्वेश्चन दिया है? पैराग्राफ वाला एक बड़ा क्वेश्चन दिया है, पढ़ो इसका आंसर लिखो। गिव द कंपैरिजन बिटवीन म्यूचुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस। इसका आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है। आप इसको लिख सकते हो, आपका मर्जी। आप शेयर्स कर लो या फिर ये लिख लो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसमें भी एक सम दिया है आप लोग को, डाइड बोला है तो डेथ का सम है। इसके ऑप्शन में एक और सम रहेगा आप लोगों को। क्या है ये सम? देख लो। ये आपका ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल स्टेटमेंट। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना है। लास्ट का एक नया नया चैप्टर ऐड हुआ है जब से सिलेबस चेंज हुआ है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो ये भी आपको ऑप्शन में रहेगा, आप ये दोनों में से कुछ भी कर लो। फिर हमारा जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 कितने मार्क्स आएगा? 12 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7 भी 12 मार्क्स का, विदाउट ऑप्शन। कोई ऑप्शन नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप 12th स्टार्ट किए रहोगे, आप जहां से भी पढ़े हो वहां पे आपको बताया रहेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे 2 रहते हैं। कौन से? एनपीओ और एक फाइनल अकाउंट। ठीक है? तो ये दोनों में कोई ऑप्शन हमको देखने नहीं मिलने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तुम्हारा एनपीओ है। एनपीओ का एक सम है, टोटल कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का। उसका एक लास्ट सम तुमको मिलने वाला है। किसका? क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट, 12 मार्क्स का। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो देख के पता चल रहा है क्या? ऑब्जेक्टिव जो है टोटल 20 मार्क्स का। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कितने मार्क्स का हो जाएंगे? 24 मार्क्स के। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 24, ये दोनों मिला के 44 मार्क्स का रहता है। अप्रॉक्स 50% ऑफ अकाउंट। ठीक है? तो आज यही करने वाले हम लोग। क्या क्या करेंगे? अभी मैंने पेपर देख लिया तो डिसाइड किया है कि पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो वहां पे तुम्हारा कितना ऑब्जेक्टिव करेंगे तो 20 मार्क्स का तुम्हारा वहां पे कवर हो जाएगा। ठीक है? 20% या फिर 20% नहीं, 20 मार्क्स पकड़ लो। 20 मार्क्स वहां पे तुमको ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा क्लियर। और 24 मार्क्स का ये। तो ये करेंगे और ये करेंगे सबसे पहले, फिर बीच के जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन छोटे छोटे वो भी देखेंगे। ठीक है? तो ये वीडियो में क्या होने वाला? ऑब्जेक्टिव होने वाला और एक फाइनल अकाउंट या फिर एनपीओ का, कोई दोनों में से कोई एक ही सम लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। दूसरा सम दूसरे वीडियो में डालेंगे। ठीक है? चलो, तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव से चालू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? 20 मार्क्स पहले कवर करते हैं। आप ऑब्जेक्टिव लास्ट के 3 पेपर का, चौथा पेपर तो अवेलेबल ही नहीं होगा। 3 पेपर का। कौन सा? 2024, 2023, 2022 और 21 में पेपर नहीं होता है। 3 साल का पेपर उठा लो, इसके आप ऑब्जेक्टिव कर डालो। ठीक है?
आप मेरी वीडियो से करो तभी भी चलेगा, किसी भी वीडियो से करो, बट कर डालो। इसके ऑब्जेक्टिव करोगे तो आपके सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे और आपका ये 20 मार्क्स जो है आपके हाथ में रहने वाला है। क्लियर है? बुक के पीछे के भी ऑब्जेक्टिव कर डालो, और सबसे इंपॉर्टेंट तो पेपर के ऑब्जेक्टिव कर डालो। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव कॉमन आते ही आते हैं हर साल। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल देखने वाले 2023 का ऑब्जेक्टिव। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1, मैंने एक और पीडीएफ बनाया था, उसमें चलते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। कौन सा, आई गेस किया था, हाँ वही है। उसको मैंने आंसर के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो उसमें आपको ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। 2023 का मार्च का पेपर है। कौन सा मार्च का पेपर है 2023 का? चलो, क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर कंपलसरी। पहले जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन एक है, राइट द वन वर्ड फ्रेज टर्म विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका मतलब स्टेटमेंट दिया आपको, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको हमको एक वन वर्ड में उसको कन्वर्ट करना है जो उसको डिफाइन कर सके। जैसे क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है कैसे बनता है, आप समझो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे सारे आपके इनकम आते हैं। अगर इनकम का साइड अगर ये बड़ा आ गया, ठीक है, दोनों का टोटल करते हैं, अगर ये बड़ा आ गया तो इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे अगर इस साइड का बड़ा आ गया, इससे इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे नेट लॉस आ जाता है। ये तो क्लियर रहेगा आपको। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोलते हैं? तो नीचे मैंने आंसर लिखा है, लिख के दिया है तुम्हारा, नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, आप पढ़ सकते हो क्या, आप इधर पढ़ के बता दे रहा हूँ। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज रिगार्डेड एज अ नेट प्रॉफिट। जैसा हमको पता है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ द नेट प्रॉफिट क्या रहता है तुम्हारा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहता है तुम्हारा, नेट प्रॉफिट रहता है। When the credit side of the profit and loss exceeded its debit side, जब उसका क्रेडिट साइड बड़ा रहता है डेबिट साइड से, तो हमारा क्या निकलने वाला है वहाँ पे, नेट प्रॉफिट निकलने वाला है। लिखा है यहाँ पे, बैलेंस इज नेट प्रॉफिट इट एड टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल। आगे जाके हमारे बैलेंस शीट में कैपिटल में क्या होता है, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। क्लियर है? पहले का आंसर हमारा मिल गया नेट प्रॉफिट। दूसरे का, डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जो डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव होता है उसको हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, आपको स्पेसिफिक डोनेशन या फिर कैपिटल रिसिप्ट, दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है, डोनेशंस आर समथिंग गिवन फ्रॉम द स्पेसिफिक पर्पस। डोनेशन हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हैं, जैसे बिल्डिंग फंड के लिए, कोई हमारा स्पोर्ट्स हो गया उसके लिए। द डोनर स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग अमाउंट ही डोनेटेड। डोनर रहेगा वो स्पेसिफाई करेगा कि मैं किस चीज के लिए दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग एंड फंड्स, डोनेशन ऑफ प्राइज फंड्स, डोनेशन ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एक्सेट्रा। सर डोनेशन शुड बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और ये जो हमारे डोनेशन होता है आपको पता है फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखते हैं, हमारे लाइबिलिटी साइड में दिखते हैं। क्लियर है? ये तुम्हारा सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड, द न्यू रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम द न्यू रेशियो। दिखा है वहां पे, द रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम द न्यू रेशियो। आपको पता है कौन सा रेशियो आएगा, गेन रेशियो आता है। क्या बोलते हैं उसको, गेन रेशियो। गेन रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे तो हमारे पास गेन रेशियो आ जाता है। क्लियर है? इसको तो आपको बताने का जरूरत नहीं, आपने किया रहेगा सम, तो उसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, पढ़ सकते हो नीचे। फोर्थ, एक्सपेंसेस इन अकर ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। उसको हम लोग वन वर्ड में क्या डिफाइन कर सकते हैं, डिजोल्यूशन या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब उसमें क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्सपेंसेस इन अकर ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। जब हम डिजोल्यूशन ऑफ फर्म करते हैं तो एक्सपेंसेस जब इन अकर होते हैं, एक्सपेंसेस हमको जो लगते हैं उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोल सकते हैं डिजोल्यूशन या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी है, द डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म कॉल्ड द डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्लियर है? इट इम्प्लाइज द कंप्लीट ब्रेक डाउन टू द रिलेशन पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टीज। क्लियर है? ठीक है। लास्ट, टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी। टैली सॉफ्टवेयर कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाइड है, क्या काम करता है वो, मर्केंटाइल वाला काम करता है। मतलब बिजनेस यूज टैली सॉफ्टवेयर टू कीप ट्रैक फॉर देयर ट्रांजेक्शन, दिस प्रोग्राम फॉल अंडर द मर्केंटाइल कैटेगरी, इट सिंस यूज फॉर कमर्शियल रीजन। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या था, लाइक सेंटेंस को एक वर्ड में हमको फ्रेम करना था, वन वर्ड में आंसर दो, फ्रेज में या फिर टर्म में। क्लियर है? ये आपका 5 मार्क्स का आएगा पर क्वेश्चन, 1 मार्क्स। होप ये क्लियर है आपको, एक बार आप इसको पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन के साथ,
बहुत ईजी है। उसका वन वर्ड और एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको खुद समझ जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा क्या है? कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसको कैलकुलेट करना है हमको। इजी है, देख लेते हैं। पहला क्या है? कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आपको 12.5% क्या करना है? फर्नीचर, यहाँ पे तुमको दिया है दो दो क्वेश्चन दिया है, एक 1 साल के लिए, एक 6 महीने के लिए। दोनों निकालना बता दूंगा आपको। आपने फाइनल अकाउंट किया रहेगा तो उसके अंदर आपने देखा डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। एनपीओ में पता है आपको डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, तो डेप्रिसिएशन बड़ी बात नहीं है। तो कितना परसेंट निकालना है? 12.5% पर एनम। क्लियर है? चलो, तो पहला क्या है? 2,20,000 फॉर 1 ईयर, और दूसरा क्या है तुम्हारा? 10,000 फॉर 6 मंथ। और रेट दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए 12.5% ही यूज होगा। तो इसका भी मैंने नीचे लिख के रखा है। अब उसका तो लिखने का जरूरत भी नहीं था, बट अभी ये पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसके लिए मैंने बना दिया है। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका, आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं, तो आपको हेडेक नहीं रहेगा। एग्जाम के पहले आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो उसने क्या बोला? पहला डेप्रिसिएशन ऑन 2,20,000, 2,20,000 का, ठीक है, कितना परसेंट? 1 साल का है, तो ये तो लिखने का जरूरत भी नहीं था, ठीक है? 2,20,000 का 12.5% निकालना है आपको। सीधा है। 2,20,000 यहाँ पे जैसे है लिखा हुआ है, चलो लिखूं क्या मैं? लिखा हुआ है यहाँ पे क्या? 2,20,000 का 12.5% निकाला तो कितना आ जाएगा? 27,500, ठीक है? 27,500 इसका आंसर आएगा। हेंस 1 साल के लिए 27,500, 27,500। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 पे 6 महीने के लिए 12.5% निकालोगे तो तुम्हारा 625 रुपये आ जाएगा। आप लोग कैलसी पे निकाल के देख सकते हैं, या फिर कैलसी तो अलाउड नहीं है 12th में, वो एफ से अलाउड होगा आपको, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे इजिली। अब यहाँ पे देखो 10,000 का कितना? 6 महीने के लिए, 6 12 क्यों लिखा? क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। 12.5% कितना? इसके लिए आप इसको सॉल्व करो, कटपीट करोगे तो आपका आंसर आएगा 625 रुपीज आने वाला इसका आंसर। क्लियर है? ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी है इसके ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव में इसके मार्क्स कटने नहीं चाहिए किसी के भी, आप लोगों के। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड समझो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सेकंड क्वेश्चन, लाइब्रेरी बुक्स डैश। लाइब्रेरी की बुक्स का प्राइस नहीं दिया, लेकिन एक चीज दे दिया यहाँ पे क्या? हर साल 10% डेप्रिसिएशन होता है, और डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है तुम्हारा? 5,000 इक्वल टू यहाँ पे 45,000 लिखा है। जैसे यहाँ पे 10% डेप्रिसिएशन होता है, और उसका अभी उस डेप्रिसिएशन होने के बाद कितना बचा है? 45,000 और बचा है। तो क्लियर हो रहा है, इससे भी पता चल रहा है, अगर इसको इसको आप ऐड कर दोगे तभी 50,000 हो जाएगा तभी भी। बट एक तरीका अगर देखोगे तो क्या तरीका है, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने कि 10% है कितना? 5,000। 10% अगर मैं कम किया यहाँ पे, 10% था तो उसका कितना था? 5,000 था। तो 100% उसका निकालने के लिए कितना? सीधी बात है। कैसे होगा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 100 × 5,000 डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कट कर दो, 500 इंटू 10 100 करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 50,000 रुपीज। ये तुम्हारा सेकंड का आंसर है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, नॉर्मल भी देख सकते थे हम लोग। कैसे? कैसे देख सकते हो नॉर्मल? एक सेकेंड। कैसे नॉर्मल कैसे देख सकते हो आप लोग? देख लो, उसने बोल दिया लाइब्रेरी बुक का प्राइस नहीं पता, लेकिन उसमें से 10% एप्रिसिएशन करने के बाद कितना? 45,000 बचा। तो उसको ऐड कर दो ना आप, ऐड कर दो। 45 प्लस 5,000 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 50,000। क्लियर है? होप क्लियर रहेगा। थर्ड, थर्ड देखते हैं हम लोग। आफ्टर एन आफ्टर एन भाटे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इफ कार्टेड एडमिटेड, नया पार्टनर आ रहे हैं कौन? काटे सर। उनका क्या है? 1:4 है, 1/4 है। तो बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। इजी, एकदम इजी है ये सब, एकदम इजी है। जैसे देखो यहाँ पे दिया है, अब उनका कितना था? 3:2 था पहले से, और जो नए वाले आ रहे हैं उनका कितना? 1/4 है। दो चीज याद रखो आप, देख लो। तो हम सबसे पहले, अगर हमारे पास रेशियो है, जो हमारा पहले का था 1 रहा होगा, उसमें से जो नया वाला आएगा वो लेके जाएगा 1/4, तो रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास? 3/4। इसको बोलते हैं रिमेनिंग रेशियो, इसको बोलते हैं रिमेनिंग रेशियो, आर बोल सकते हो आप। उसके बाद फॉर्मूला ही यही है, ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग रेशियो, ठीक है? ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग रेशियो फॉर्मूला है तुम्हारा। ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5 यहाँ पे है ना। इनका रेशियो अगर निकालोगे, 3:2 है ओल्ड, तो 3/5 यहाँ पे 2/5।
ये रेशियो होने वाला है, होने वाले का तो 1/4 है ही, तो उसको निकाल के ये बचेगा, तो ये रिमेनिंग है तुम्हारा। तो ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग रेशियो, ये आ गया तुम्हारा 9/20। और यहाँ पे भी भाटे का भी 2/5 था, तो वहाँ पे रिमेनिंग रेशियो से इंटू कर दिया, तो तुम्हारा इसका भी आ गया, इसका भी आ गया न्यू रेशियो। अब इसका इसका तो ऑलरेडी हमको दिया है 1/4, ठीक है, बट इसके नीचे क्या है, 20 है, तो हमें इधर भी 20 लाना था, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सबके नीचे 20 आ गया, तो तुम्हारा 9:6:5 तुम्हारा नया रेशियो बन गया। क्लियर है? थर्ड। चौथा क्या उसमें दिया है, गणेश ड्रॉ अ बिल ऑफ 40,000 ऑन 15 जनवरी 2020 फॉर 2 मंथ। ही डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक ऑफ इंडिया 15% पर एनम ऑन द सेम डे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब तूने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है, तो उसमें क्या रहता है, अगर मेरे पास बिल है तो मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं किसी भी बैंक से क्या कर सकता हूँ, उसको डिस्काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही क्वेश्चन दिया है, तो बहुत ईजी है, देखो बगल में यहाँ पे है भी, मैंने किया अभी जस्ट। क्या है, नीचे चलते हैं जहाँ पे हम लोग सॉल्व करके रखे हैं, देख लो यहाँ पे क्या रहेगा। 40,000 का बिल था, कितने के लिए, 15% के लिए, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल टू लग गया, यहाँ पे देख लो 40,000 का बिल है, कितने महीने के लिए, 2 महीने का, कितना परसेंट पे कर रहा हूँ डिस्काउंट में, 15% पे कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1,000 आएगा। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, बिल अगर 40,000 का था, तो उसको 39,000 में डिस्काउंट, 39,000 इसको मिला, 1,000 रुपये डिस्काउंट चला गया। क्लियर है? फिफ्थ, लास्ट सम देखते हैं, लास्ट ऑब्जेक्टिव। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द करंट असेट। करंट असेट कैलकुलेट करना है, डेटर दिया है 60,000, क्रेडिटर दिया है 30,000, बिल्स पेबल दिया है 20,000, स्टॉक दिया है 30,000, लूज टूल 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। तो करंट असेट का फॉर्मूला हमको पता है, आपने पढ़ा रहेगा पीछे। करंट असेट मतलब क्या, डेटर, स्टॉक और लूज टूल। डेटर कितना दिया 60, स्टॉक 30, 10,000, इसको आप ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, करंट असेट आ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे भी तुमको सेम कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स के लिए आएंगे, 5 क्वेश्चन, एक एक मार्क्स। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी चलेंगे, ये भी कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स के लिए। डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बस अग्री डिसअग्री बताना है, उसको सही करके उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, तो उतना ज्यादा डीप में मत जाना कि एक्सप्लेनेशन देने लगना, पहले ऊपर पढ़ लो क्या बोला है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो आपको बस अग्री डिसअग्री बताना है। चलो पहला, पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ द टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप जो है वो क्या है, दो और दो लोगों से ज्यादा का काम है, अग्री। पार्टनरशिप का मतलब यही होता है कि दो और दो लोगों से ज्यादा का काम होता है, तो तुम्हारा क्या हो गया, अग्री। दूसरा, नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। जो हमारा एनपीओ है, या फिर नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट, वही एनपीओ जो है हमारा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या बैलेंस शीट नहीं बनता है, बनता है भाई, सब तुम करते हो तो रहता है ना उसके अंदर, इनकम स्टेटमेंट फिर बैलेंस शीट, तो क्या होगा, डिसएग्री कर दो यहाँ पे, उसने बोला नहीं बनता। तो रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर इन जनरल रिजर्व एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या बोला है, रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसको जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब, एक्यूमुलेटेड मतलब जमा है जो बहुत साल से, जो जैसे हर साल अभी जितनी भी कंपनी का तुम्हारा प्रॉफिट होता है, क्या होता है, उसको थोड़ा 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 प्रॉफिट का हिस्सा क्या करते हैं, सेव करते हैं, उससे हमारा क्या बनता है, जनरल रिजर्व बनता है, और एक हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बनता है। तो जब वो पर्सन रिटायर होगा, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन पे आते हैं वापस, समझो, बोला है जो रिटायर पर्सन है वो क्या होगा, जब रिटायर होगा तो उसको क्या जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना भाई, उसने भी मेहनत किया कंपनी में इतने साल, तो उसका भी जमा पूंजी है उसके अंदर, तो इससे मैं क्या हूँ, ये एक सेकंड, ये क्या था, मेरा डिसएग्री था, इससे मैं क्या डिसएग्री हूँ, क्यों डिसएग्री हूँ, क्योंकि उसको भी जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से हिस्सा जाना चाहिए, और जाता है। क्लियर है? फोर्थ, फोर्थ पे आते हैं, डिसोल्यूशन टेक प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स कम टू एंड। इसने बोल दिया डिसोल्यूशन तब होता है जब पार्टनर्स के बीच का क्या रहता है, रिलेशन खत्म होता है, तो क्लियर है, जब खत्म हो जाता है तभी उसका क्या करते हैं, कंपनी को डिसॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं। अग्री। लास्ट, द ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज अ नॉमिनल कैपिटल, एकदम सही, इसको ऑथराइज कैपिटल क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, तो ये भी, इसका आंसर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, अग्री, इसका आंसर भी तुम्हारा हो जाएगा अग्री। क्लियर है?
ये तुम्हारा यहाँ पे भी तुम्हारा 5 मार्क्स का काम हो गया। अब तक 15 मार्क्स का पढ़ लिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे हम। क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर डी? सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। अभी ये इसका मतलब थोड़ा सा तुमको बता दूं, जब जो मैंने गलती किया था अपने बोर्ड में कि मैं इसका ना वो नहीं किया था, आंसर लिख के चला आया था। बट ये भी पढ़ लेने का पूरा पूरा, बट मुझे तो मार्क्स अच्छे आ गए थे। मे बी उसने दे दिया रहेगा बोर्ड में, मुझे नहीं पता। चलो, बट यहाँ पे तुमको मैं एक बता दे रहा हूँ क्या बोला है यहाँ पे। अल्टरनेटिव सिलेक्ट करो, ठीक है, उसके साथ क्या करो, पूरा सेंटेंस को रीराइट लिखना है, ठीक है। तो ये मत बोलो आप वो करो, आंसर के साथ पूरा सेंटेंस के साथ आंसर लिखो आप। पहला क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म्स डैश अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट के हिसाब से कितने पार्टनर हो सकते हैं फर्म में? तो इसका आंसर है, किसी को पता है? पता है तो कमेंट में करो। इसका आंसर है 50, ठीक है, याद रखो इसका आंसर क्या है तुम्हारा, 50। होप क्लियर हो गया रहेगा। सेकंड, इनकम एंड द एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। इसका आंसर भी किसको पता है तो भी बता सकता है। तो मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर रहेगा नॉमिनल। कौन सा अकाउंट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट रहेगा? नॉमिनल में जाता है। गोल्डन रूल पता रहेगा ना, उसके हिसाब से नॉमिनल में जाएगा। थर्ड, इफ द असेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज डेबिटेड। इसका भी आंसर रहेगा, तो मेरे से पहले कमेंट करो, फिर इसके बाद ये सुनो। इफ द असेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैपिटल अकाउंट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। डेथ, एक सेकंड, डेथ इज कंपलसरी, उसको क्या बोलेंगे? डिजोल्यूशन। क्लियर है? द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन ऑन इज कॉल्ड अ ड्रॉवी। क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉवी। इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर मैंने इसके अंदर फाइनल अकाउंट का या फिर एनपीओ का सम लिया तो उसको अलग से मैं करके देता हूँ आपको। इसके जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसके पीछे पीछे वो भी अपलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पेपर करेंगे। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि कुछ 2024, 2024, 2023, 2022, ये 3 साल का पेपर ले लो। तीनों साल के पेपर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी करो। उसके बाद बीच के भी क्वेश्चंस करोगे तो आपको फायदा ही होंगे। एटलीस्ट प्रैक्टिस तो हो ही जाएगा, बुक के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे आपके, और आपको भला, आपका भला भी हो जाएगा, ठीक है।